अस्सलाम वालेकुम अच्छे बच्चों, क्या हाल है? से ठीक है मेरे बच्चे। हमारा आज का जो टॉपिक है इसका ताल्लुक है जी एटॉमिक स्ट्रक्चर से। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बिकॉज इस टॉपिक में से आमतौर पे जो हमारे तीन चार टॉपिक हैं लाइक डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स हैं, उनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है। फिर हमारे पास बोहर एटॉमिक मॉडल के बीच में जो एनर्जी और रेडियस कैलकुलेशंस हैं, और स्पेशली हमारा जो मेन टॉपिक वो कौन सा, वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, क्वांटम नंबर्स हैं। ये बेटे हमारी बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सो इस टॉपिक को डिस्कस करना बड़ा ज़रूरी था। ये हमारा जूम रिकॉर्डेड फॉर्म में जो हमारी सीरीज चल रही है बेटे, उसका टॉपिक है। आ, आपने इसको अच्छे से सुनना है। इसमें कुछ चीज़ समझ ना आए तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ सकते हैं। हमारा जो पेड ग्रुप होता है उसमें पूछ सकते हैं। आप हमारे जो और ग्रुप्स हैं जहाँ पे आपको इन्फो देते हैं वहाँ पूछ सकते हैं। आप मुझे इनबॉक्स मैसेज कर सकते हैं। दोनों भी नंबर अवेलेबल हैं, एक जो 333 वाला नंबर भी है, ये व्हाट्सएप नंबर है, दूसरा मेरा पर्सनल नंबर है। यू कैन मैसेज मी एनी टाइम, यू कैन कॉल मी एनी टाइम। और ये बच्चे हमारा जो सेशन है ये 3 मंथ का सेशन हमारा चलता रहता है। पूरा साल हम 3 3 माह सेशन चलाते रहते हैं। जिन बच्चों का इरादा हो फॉर प्रेपरेशन ऑफ एनी कमीशन, फॉर एनी जॉब, तो उनके लिए हम अवेलेबल होते हैं। ओके जी। अब बात यह है कि बेटे हमारे इस एटॉमिक स्ट्रक्चर में सबसे पहली बात तो ये है कि आपको इसका अंदाज़ा हो कि हमारे जो एटॉमिक स्ट्रक्चर्स हैं बेटा, इसमें आपकी पहली बात बच्चे एटॉमिक स्ट्रक्चर है क्या। और मैं अब ये भी आपको बता दूं कि मैंने आपको ये डाटा शेयर भी किया था उसमें व्हाट्सएप ग्रुप में, यही डाटा जो है। और मैंने आपको साथ एडिशनल डाटा भी शेयर किया था ग्रुप में, ताकि आप अबाउट एटॉमिक स्ट्रक्चर जो है डिटेल, जो हमारे टॉपिक्स हैं फिर पीएचडी लेवल के भी, जिसका बच्चे दिल चाहे वो उन टॉपिक को पढ़ सकता है। एनी हाउ, हमारी बड़ी सबसे पहली बात है कि जी जब हम एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात, वी ऑलवेज टॉक अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। सो सबसे बड़ी पहली बात है, दे डोंट रिक्वायर एनी मीडियम टू ट्रेवल इन स्पेस। एक बात तो ये आ गई। दूसरी बड़ी बात के बाद आ गई कि हमारे पास जो है, इसमें हम ये कहते हैं कि जी ट्रेवल विद द वेलोसिटी ऑफ लाइट, ठीक है, कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक फील्ड दैट ऑसिलेट इन डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द ईच अदर एंड डायरेक्शन ऑफ विच दे आर ट्रेवलिंग। अच्छा बेटे, इसमें एक बात आपको ये बता दी जाए कि हमारे पास, हम जब एडवांस लेवल पे जाकर बात करते हैं तो हमारी ये जो रेडिएशंस हैं, हम इनके मतलब बात करते हैं, दे आर कॉल्ड एज बोसॉन, दे आर कॉल्ड एज फोटॉन, दे आर कॉल्ड एज मियॉन, दे आर कॉल्ड एज, मतलब उनके बच्चे आगे डिफरेंट नेम्स हैं। हम उनको फर्मियॉन्स के नाम से पुकारते हैं, हम उनके जिसे कहते हैं आगे जो फर्दर हमारे जो फर्दर इनके जो आगे पॉजिट्रॉन है, न्यूट्रिनोज हैं। तो एक जो हमारे पास एटॉमिक स्ट्रक्चर का जो टॉपिक है, इसमें बच्चे जो है वो बेसिक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से लेके आगे हेड्रॉन कॉन्सेप्ट तक आ जाते हैं। उसमें आगे हमारे पास जो लो जी 2 अप एंड 1 डाउन मिले तो हमारे पास क्या बनता है, प्रोटॉन बनता है। 2 डाउन एक अप हो तो न्यूट्रॉन, लाइक ये आगे फर्दर कॉन्सेप्ट्स हैं जिनका ताल्लुक हमारे एडवांस जो है एटॉमिक स्ट्रक्चर से होता है। एनी हो, अब देखिए बेटे, इसमें हम देखते हैं कि ये हमारे पास कुछ रेंजेस मैंने बताई हैं, जिसमें हम देखिए रेडियो वेव्स हैं, माइक्रोवेव हैं, इंफ्रारेड रेज है, विजिबल है, अल्ट्रावायलेट हैं, एक्स रेज हैं और गैमा रेज हैं। और मेरे बेटे जहाँ बेटे गैमा रेज आते हैं, अब वहाँ बेटा हम ये भी कहते हैं कि हमारे पास जो है बेटे गैमा रे, हम ये भी कहते हैं कि हमारे जो गैमा रेज हैं बेटे, गैमा रेज में जो अगला हमारा वो कॉस्मिक रेज का बेटे बात आ जाती है। तो कभी कभार ये एमसीक्यू आ जाता है कि भी हमारे पास हाउ मेनी टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रल सीरीज हुई है। जो हमारे पास टोटल स्पेक्ट्रम जो है, या जो हमारे पास टोटल एक जो हमारा एक रेडिएशन का जो पूरा सेटअप है, उसे कितने पार्ट्स हैं, तो हमारा जवाब उसका 7 आता है। कुछ बुक्स में 8 लिखा हुआ, उसमें कॉस्मिक रे भी साथ ऐड कर देते हैं, बट हम जनरली 7 कहते हैं। अब इसमें देखिएगा, फ्रीक्वेंसी और जो हमारे पास वेवलेंथ है उनका आपस में इन्वर्स होता है। सो जो जो बेटे जिसकी फ्रीक्वेंसी, जो गैमा रेज हैं, दे हैव हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, हाईएस्ट एनर्जी एंड लोवेस्ट उनका जो लैम्डा है। और जो हमारे रेडियो वेव्स हैं, उनके बेटे लैम्डा का क्या होगी, मैक्सिमम होगी। उनकी एनर्जी क्या होगी, मिनिमम होगी। उनकी फ्रीक्वेंसी वो भी क्या होगी, मिनिमम होगी, ठीक है। तो ये बड़ी बातें इसमें आप इसको देखिएगा कि हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी या जो एनर्जी है, दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेव लेंथ लैम्डा। अब यहाँ पे कुछ हमारे कुछ बेसिक टर्म्स हैं, जैसे कि वेवलेंथ है। भाई बट वट वे बच्चे वेव हम कहते हैं हमारे पास ये, इसको आप ये कह सकते हैं हमारे वेवलेंथ जो है वो क्या है, दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू कंजेक्टिव क्रस्ट एंड ट्रफ।
मैयड इन द मीटर कह लें इसको, सेंटीमीटर है, नैनोमीटर या एंगस्ट्रॉम में है। अब आगे बेटे पता है आपको, नैनोमीटर और एंगस्ट्रॉम जो है दोनों साथ साथ ही हैं। एंगस्ट्रॉम 10 की पावर -10 मीटर है और नैनोमीटर 10 की पावर -9 मीटर है। अब फ्रीक्वेंसी है नंबर ऑफ वेव्स विच पास थ्रू वन पॉइंट इन 1 सेकेंड। और इसको बेटा हम हर्ट्ज में या साइकिल पर सेकंड में इसको मेजर करते हैं। और फिर हमारा वेव नंबर और वेलोसिटी है, distance covered by wave in 1 second term velocity, and reciprocal of wavelength or number of wavelength per centimeter is called as wave number। जो है हम लैम्डा शो करते हैं। और ये मैंने पहले अर्ज कर चुका हूँ, लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसी। ये बेटे हमारे पास फर्स्ट जो हमारी अटेम्प्ट आती है अबाउट एटॉमिक स्ट्रक्चर, जो है वो हमारे कौन से, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी है। बेटे प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी जो है इसका ताल्लुक किससे है? इसका ताल्लुक हमारे पास एटॉमिक स्ट्रक्चर में जो एक फर्स्ट टाइम जो एक अटेम्प्ट की गई थी हमारे, जो एक एटम के अंदर ढूंढने के लिए कि हमारा एटम असल में है क्या। तो ये बच्चे हमारी फर्स्ट अटेम्प्ट थी, एक सबसे शानदार अटेम्प्ट थी, जिसने असल में हमारी जो एनर्जी है किसी भी एक लेवल पे, एटम लेवल पे, उसको फाइंड आउट करने के लिए इसको निकाला गया। ठीक है। एक हमारा जो एक एटम है, जो हमारे एक सब्सटेंस है, कोई भी है, एक्सो है, एंडोथर्मी रिएक्शंस हैं, उनमें जो एनर्जी जो है वो कहाँ से आ रही है, कहाँ से जा रही है, वो एनर्जी है क्या, इसके मुतालिक जो एक फाइंडिंग जो है, उसके लिए बड़े फर्स्ट हमारी अटेम्प्ट कौन सी, वो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी है। तो इसमें कहा गया था कि क्योंकि जो रदरफोर्ड था उसने कहा था कि हमारे जो एनर्जी है वो मुझे एक कंटिन्यूस फिनोमिना है, जो हमारा इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा होता है अराउंड न्यूक्लियस, वो मसल से एनर्जी रिलीज करता है। तो ये बेटे उसकी कंट्राडिक्शन थी कि अगर वो मसल से एनर्जी रिलीज करेगा तो वो अल्टीमेटली कहाँ जाके फॉल करेगा, जाके वो तो गिर जाएगा न्यूक्लियस में और वो ब्रेक हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, हमारा एटम डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो इसने कहा ऐसा कुछ नहीं है, ये डिसकंटिन्यू मैनर में करता है। लाइक इसमें हम ये कहते हैं कि वो अब्जॉर्ब भी करेगा, अमिट भी करेगा। और अब्जॉर्ब और मिट किस तरह करेगा? फोटॉन्स की शक्ल में करेगा। तो अभी बेटा आपसे मैं बात कर रहा था आपसे कि जो हमारे पास फर्मियान जो और जो हमारे बोसॉन्स पार्टिकल हैं, उनके दरमियान जो आपस में इंटरेक्शन जो है उसके जिम्मेदार कौन? बेटे यही हमारे जो एनर्जी पैकेट्स हैं, यही जिम्मेदार होते हैं। एनर्जी एसोसिएटेड विद ईच क्वांटम इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द फ्रीक्वेंसी रेडिएशंस, एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। और बेटे हमारे पास जो यहाँ, अगर हम यहाँ पे जो साइन है प्रोपोर्शनैलिटी वो खत्म करेंगे, वहाँ पे एच आ जाएगा। और एच हमारा प्लैंक्स कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू कभी कभी एग्जाम में आ जाती होती है बेसिक जो हमारे क्वेश्चंस में से। तो ये इसकी वैल्यू याद रख लीजिएगा। अच्छा बेटे इसमें एक छोटी सी बात आपने याद क्या रखनी है कि हमारे पास जो क्वांटा वर्ल्ड है और फोटॉन बोथ आर सेम। ठीक है। अगर हम एनर्जी के लिए सेंस में कहेंगे तो हम कहेंगे जी हमारे पास वो फोटॉन है। और अगर हम इन केस ऑफ लाइट, उसका नाम क्या आएगा? हमारा लाइट जो क्वांटम होगा, हम उसका एक स्पेसिफिक नाम रख लिया फोटॉन के। अगर थॉमसन मॉडल है, ऐसे हम कहते हैं प्लम पुडिंग मॉडल, ये बच्चे बड़ा बड़े पुराने मॉडल हैं। ठीक है। ये प्लम पुडिंग मॉडल मतलब जैसे हमारे पास पुडिंग होती है जिसको आप खाने के लिए जो उसकी बात कर रहे हैं। तो जैसे बेटे पुडिंग के अंदर हमारे पास कुछ जैसे हमारे जो ड्राई फ्रूट्स वगैरह या जो ऐसे कुछ उसमें आपने किशमिश वगैरह डाली होती है, जैसे वो कहें कि इम्बेडेड होती है, ऐसे हमारे पास जो एक न्यूक्लियस है वहाँ पे जो हमारे इलेक्ट्रॉन हैं वो भी ऐसे इम्बेडेड हैं। लाइक वी हैव न्यूक्लियस लाइक अ सी, एक समंदर की तरह हमारे मौजूद हैं। और वहाँ पे एक जो है कश्तियाँ होती हैं, लाइक सी एफ, एक हमारे पास जो है एक न्यूक्लियस है और वहाँ इलेक्ट्रॉन हमारे ऐसे इम्बेड हुए हुए हैं। ठीक है। तो ये एक छोटा सा उसने कॉन्सेप्ट दिया, थॉमसन मॉडल। लाइक ये बच्चे अटेम्प्ट थी क्या करने के लिए, एक इलेक्ट्रॉन के मुतालिक, इलेक्ट्रॉन जो हमारे न्यूक्लियॉन्स हैं उनके मुतालिक एक फाइंडिंग करने की कि व्हाट दे आर एक्चुअली। फिर रदरफोर्ड की बहुत आगे में अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट था, उसने बचा गोल्ड जो है फॉयल ली, उस पर उसने किसको फाइंड बम्बार्ड करवाया? अल्फा पार्टिकल बम्बार्ड करवाया, जिससे हमारे जो अल्फा पार्टिकल थे जब उसमें से पास हो गए तो कुछ पास हो गए, कुछ अपना रास्ता बदल गए, कुछ ऐसा डिफ्लेक्ट हो गए। तो उससे उसने क्या किया, उसने उससे न्यूक्लियॉन का कॉन्सेप्ट लेके आया कि भाई हमारे पास कुछ सेंटर में ऐसी चीज मौजूद है जिससे अल्फा पार्टिकल स्ट्राइक हो गए तो ऐसा वापस चले गए हैं। और जो पास हो गए उसका मतलब क्या है कि हमारे पास जो एटम का ज्यादा हिस्सा वो खाली है, एम्प्टी है। डेट्स वो आगे पास हो गए हैं। आगे हमारी फोटोग्राफ प्लेट पड़ी हुई थी जिस पे स्ट्राइक करके, तो वो उस पर निशान छोड़ के कि हमारे कुछ पार्टिकल आगे गुजर गए हैं, कुछ स्ट्राइक बैक हो गए हैं, कुछ अपना एंगल चेंज करके तो निकल गए हैं। ओके। फिर बच्चे इसमें ऑब्जर्वेशन आ गई, ऑब्वियसली बड़े ऑब्जर्वेशन मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि हमारे कुछ एंगल बदल गए हैं, कुछ
पास आउट हो गए हैं। तो ये सारी बातें फाइंडिंग यही थी कि हमारे पास एटम के अंदर कुछ ऐसा एक हैवी पार्टिकल मौजूद है जो क्या करता है, उस हैवी पार्टिकल के मौजूद होने की वजह से हमारे अल्फा पार्टिकल जैसे जो हैवी जो पार्टिकल है वो भी सब ट्राई करके बच्चा अपना रास्ता बदल गए हैं। इसका मतलब कि हमारे पास जो एटम है उसका जो सेंट्रल पार्ट है that must have some heavy substance, then that was a nucleon, that was nucleus। ओके बेटा, आपका कंक्लूजन आ गया हमारे पास। मैं बच्चे आपको बता चुका हूँ कि हमारी सारी बातें ये है कि भी हमारे एटम का ज़्यादा हिस्सा खाली है। उसके बाद ये कि उसमें जो हमारा ज़्यादा मैस वो कंसंट्रेट है कहाँ पे, सेंटर में कंसंट्रेट है। और मज़े की बात ये कि बेटे हमारे पास जो टोटल जो हमारे एटम का जो मैस है उसमें जो पार्ट ऑफ न्यूक्लियस वो सबसे ज़्यादा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मैस बहुत थोड़ा है। सेंट्रल जो हमारा न्यूक्लियस है जिसे हम न्यूक्लियन भी कहते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कलेक्टिवली, उनका जो बेटे मैस है असल में मेजर मैस वही है। देन जी हमारे पास रदरफोर्ड मॉडल के हम ये कहते हैं कि रदरफोर्ड मॉडल ने कुछ ऐसी बातें भी कही जिसको हम कहते हैं कि दे वाज नॉट गुड। उसने कहा जी हमारा जो स्पेक्ट्रम बनता है वो कॉन्टिन्यूस बनता है और हमारे इलेक्ट्रॉन जो है वो ऐसा मसल से एनर्जी रिलीज करते हैं। लेकिन बात है कि बेटे उसने ये भी साथ कहा कि उनका जो एक मूवमेंट है, किनकी वाला मूवमेंट है, हमारे इलेक्ट्रॉन की, वो एक लाइक स्पेसिफिक वेज में है, वो एक स्पेसिफिक सर्कुलर पाथ में है। ये उसके बेटे कॉन्सेप्ट था, हालांकि ऐसा होता नहीं है। लाइक हमारे वो जो एक प्रॉपर वन लाइनें नहीं बनी हुई कोई भी कि इन्हीं लाइन में मूव करेगा बच्चे। एक हमारे एक एक रैंडम हम इसे कहते हैं कि हमारा अंदाजा होता है, एक पॉसिबिलिटी होती है कि जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के चांसेस मैक्सिमम होते हैं, 95% होते हैं। तो जो हमारा एक रास्ता है इलेक्ट्रॉन के रिवॉल्व करने का, जिसको हमने बाद में आगे रेडियस के जाके बात करेंगे, हमारा जो रेडियस है फर्स्ट न्यूक्लियस का, फर्स्ट शेल का, फ्रॉम न्यूक्लियस सेकंड शेल का, थर्ड शेल का, तो हमने एक उसको अंदाजा किया कि यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रॉन मौजूद होने के चांस है। और डिफेक्ट, साइड डिफेक्ट बेटे वही है कि भाई हमारा जो स्पेक्ट्रम है वो डिसकंटिन्यूस होता है और हमारे इलेक्ट्रॉन जो वो ऐसा मसल से एनर्जी लूज नहीं करते, कभी वो अमिट करेंगे कभी ऑब्जॉर्ब करेंगे। और इसलिए ये हमारे इसमें कुछ मौजूद थे कुछ डिफेक्ट्स। लेकिन ये देखिए कि बच्चे इसकी जो अटेम्प्ट थी वो डेट वाज रियली ऑसम। उसकी वजह बेटे ये कि रियली ऑसम का मतलब ये कि उसने असल में इंसाइट दी जिससे आगे फर्दर बातें चलना शुरू हुई। लाइक जो बोहर मॉडल था वो असल में किसकी सब्सिडरी थी, वो उसमें किसकी कंटिन्यूटी थी, रदरफोर्ड की थी। और मैं कहीं सुना पड़ा है कि जो रदरफोर्ड साहब हैं ये बोहर वालों के, बोहर के उस्ताद मोहतरम थे, ठीक है। और कनाडा में मैंने कहीं हमारे दोस्त वहाँ गए थे, कहते मैंने वहाँ पे एक लैब भी देखी है जहाँ पे जो लैब है उसका नाम रदरफोर्ड के नाम पे उस लैब का नाम रखा गया है। तो रदरफोर्ड ही बात बस समझ, जैसे हम कहते हैं बारिश के पहला कतरा, तो बेटी असली बारिश के पहला कतरा था जिसने हमारे जो एटम की इनसाइड देने की कोशिश की। तो बेटे बोहर मॉडल ने वही सारी गलतियां खत्म करने की कोशिश, उसने कहा जी हमारे इलेक्ट्रॉन है वो रिवॉल्व करते हैं अराउंड न्यूक्लियस, और उसके बाद वो इनके प्रॉपर ऑर्बिट्स होते हैं और उनमें एंगुलर मोमेंटम होता है mvr इक्वल टू पाई, ठीक है। ये क्वांटाइज्ड होते हैं, लाइक उनकी एनर्जी फिक्स होती है। यू कांट से कि भाई हमारे जो वो जो एनर्जी है एक शेल से दूसरे शेल में इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व करता है या मूव करता है, अमिट या अब्जॉर्ब एनर्जी करता है, वो हमारी जो है वो क्वांटाइज्ड है, उसकी एक फिक्स एनर्जी मौजूद है। और उसके बाद ये कि जब तक हमारा इलेक्ट्रॉन अपने ही उसमें रहता है, अपने ऑर्बिट में रहता है, तो उसकी एनर्जी बेटे वही रहती है। लेकिन जब वो अबव लेवल पे जाएगा एनर्जी अब्जॉर्ब करेगा, जब वो बिलो लेवल पे एनर्जी एमिट करेगा। ओके, ये बच्चा आगे mvr/2 पाई हमारा फार्मूला एंगुलर मोमेंटम का। इसमें बेटा आपने एक चीज याद रखनी है कि कभी कभार ये जो आपका है ना ये जो NH2 पाई है बच्चे, इसमें एन जो है वो हमारा नंबर ऑफ शेल है, ये नंबर ऑफ ऑर्बिट है। तो एग्जाम में इसमें MCQ आ जाता है कि भाई हमारे पास एंगुलर मोमेंटम जो है वो फोर्थ शेल के लिए क्या है। तो जहाँ पे 2 लिखा है यहाँ बेटा 4 लिखेंगे, 4H/2 पाई करेंगे। 2 को बाद में आप इसे 4 से जब डिवाइड करेंगे हमारा जो आप 2H/पाई आ जाएगा। तो ये एग्जाम में MCQ बाद आ जाते होते हैं कि फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल, फोर्थ शेल जो है उसकी जो एंगुलर मोमेंटम वैल्यू क्या होगी। तो आपने जहाँ पे 2H लिखा है, जहाँ पे NH लिखा है, वहाँ पे आपने जस्ट वैल्यू ऑफ ऑर्बिट देनी है और उसके बाद 2 से उसको आप ऐसे डिवाइड करेंगे, हमारा फॉर्म जो भी आगे आंसर आएगा वो समझ आ जाएगा आपको। अ, अगली बेटी बात ये कि हमारे पास जो मूवमेंट है इलेक्ट्रॉन की वो क्या है, वो सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के ही थ्रू मूव करता है। और जब असल में हमारे इलेक्ट्रॉन को एनर्जी कहाँ से आती है बेटे, वो एनर्जी असल में न्यूक्लियस से आती है। इलेक्ट्रॉन इट सेल्फ डोंट हैव एनर्जी। जो एनर्जी आती है बेटे हमारे इलेक्ट्रॉन में वो असल में किसकी दी हुई है, फ्रॉम द
वो हमारे न्यूक्लियस से है। जैसे हम लोग कहते हैं जो हमारे पास जो आपकी ये जो जी है, ग्रेविटी जो है, ये असल में एक नाजुक सा एक सेटअप है बिटवीन सन एंड इट्स और जो है प्लैनेट्स। ऐसे बच्चे हमारे पास एक सेटअप है इसका न्यूक्लियस का अपने इलेक्ट्रॉन के साथ, ठीक है। ये बच्चे मैंने शॉर्टकट करने की कोशिश की थी चीज़ों को। ये लंबी लंबी कैलकुलेशंस थी, लंबी लंबी, इसमें आप समझ लें कि हमारे वैल्यूज थी, लेकिन मैंने उसको शॉर्टकट करने की कोशिश, क्योंकि आपका ताल्लुक किससे है, आपको बेटे बेसिक कॉन्सेप्ट्स आने हैं, लाइक कि हमारे पास जो एनर्जी है उसका ताल्लुक है जो है नंबर ऑफ शेल के साथ, जो हमारे पास रेडियस होता है ताल्लुक क्या है। तो मैंने बेटे कोशिश की है ऐसा जिसको समराइज करने की। बच्चे वो देखिए कि हमारे पास जो पहला है इसमें लिखा है वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये देखें कि जो जो बेटे हमारे पास जो एन है वो बढ़ता जाता है, हमारी वेलोसिटी कम होती जाती है। बेटा अभी मैंने क्या अर्ज किया था, इलेक्ट्रॉन को एनर्जी बेटे कहाँ से आती है, फ्रॉम न्यूक्लियस। जो जो हमारे पास न्यूक्लियस का साइज बड़ा होता जाएगा, लाइक हमारा जो हमारा एटम का साइज जो हमारे पास जो आपका एक एन है, नंबर ऑफ शेल अब बढ़ता जाएगा, नंबर वन शेल, नंबर टू शेल, लाइक वी आर मूविंग द इलेक्ट्रॉन अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस। जब बेटा मूव करता जाएगा तो उसका मतलब क्या होगा, हमारे पास जो एनर्जी है न्यूक्लियस की उस ऑन द इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व, उस पर एनर्जी कम होती जाएगी, उससे वेलोसिटी कम होती जाएगी। तो ये बेटे इसको आपने याद रखना, नीचे वेलोसिटी का जिक्र है 2.188, इसको आपने याद रखना है, इसको रट्टे लगा लेने इसको आपने। अगले बच्चे बात रेडियस ऑफ ऑर्बिट। बेटे सीधी सी बात है अच्छे बच्चों, ऑब्वियसली बात है, जो जो हमारे नंबर ऑफ शेल बढ़ते हैं रेडियस हमारा बढ़ता जाएगा। और बेटे कैसे बढ़ेगा, स्क्वायर के लिहाज से बढ़ेगा। अच्छा बेटे इसमें देखिएगा, हमारा जो R1 है, रेडियस फर्स्ट शेल वो 0.529 है। जो जो बेटा आप आगे एन स्क्वायर की वैल्यू बदलते जाएंगे, यहाँ पे एन स्क्वायर, अगर यहाँ पे एन स्क्वायर में हम नंबर ऑफ शेल दो करते हैं तो हमारे पास फोर्स इसको मल्टीप्लाई करेंगे और हमारी वैल्यू 2.11 आ जाएगी। अगर आप यहाँ पे वैल्यू ऑफ N3 रखेंगे तो उसके बाद आप थ्री का स्केल लेंगे, 9 आएगा, 9 को आप जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आई आई थिंक ये 4.76 आ जाता है। ऐसे हमारी वैल्यू आगे बढ़ती जाएंगी। अच्छा बेटे नेक्स्ट हमारे पास आगे एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन है। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन आपने क्या कहना है देखिए जरा। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो उसका बड़े हमारे पास देखिएगा एन के साथ उसका क्या इनवर्स ताल्लुक है, ठीक है, और इस वैल्यू क्या नेगेटिव में आती है। अच्छा बेटा इसमें एक और बात देखिएगा, आर इज इनवर्स टू जेड। जो जो बच्चे हमारे पास जेड एटॉमिक नंबर बढ़ता जाता है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाता है, हमारा रेडियस कम होता जाता है। तो ये बेटे बात इसमें आपने देखनी है। आगे उसके बाद ई एंड जो डिफरेंट यूनिट्स में हमारी जो वैल्यू देखिएगा, एक हमारे पास 1313 है, इसे हम 1313 कह 1312 कह रहे हैं, 1313 के लिए बात एक ही है। उसके बाद 313 किलो कैलोरी के लिहाज से, जूल के लिहाज से, किलो जूल के लिहाज से, हमारे पास इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लिहाज से है। तो बेटे चारों वैल्यू आपने याद करनी है। चारों वैल्यू में ये है कि वो किसी तरीके से भी आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लिहाज से भी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट बेटे में सबसे छोटी यूनिट है, किलो जूल थोड़ी बड़ी यूनिट हुई जूल, ठीक है। उसके बाद हमारे किलो कैलोरी से बड़ी यूनिट हो गई। तो ये डिफरेंट यूनिट्स के लिहाज से हमारी वैल्यू बदलती जाती है। अब बेटे क्या ताल्लुक है हमारे काइनेटिक एनर्जी का, पोटेंशियल एनर्जी का, टोटल एनर्जी का। मेरे बेटे सभी का ताल्लुक सेम है क्या, हमारे पास जो ओवरऑल एनर्जी है, बिकॉज एनर्जी ऑफ एनी हमारा जो एटम है दैट इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी पर पोटेंशियल एनर्जी। अब जो काइनेटिक एनर्जी बेटे वो फिक्स है, वो कौन सी वाली जो हमारा इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। और पोटेंशियल एनर्जी कौन सी वाली है, ये बच्चे असल में वर्क है, वर्क डन बाय द न्यूक्लियस, ठीक है। जब हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इंफिनिटी टू वर्ड डिस्टेंस आर आया था तो वो जो वर्क डन हुआ दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। देन हमारे पास आगे बेटे बात की डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांजिशन बिटवीन टू ऑर्बिट्स हैं, उसमें हम ये कह सकते हैं बेटे कि हमारे पास जो ऑर्बिट वही है भाई, हमारे पास N1 है तो E1 एनर्जी होगी, N2 है, N3 है, N4 है। तो जो जो बच्चे हमारे पास जो एनर्जी है वो ऐसा हमारा शेल नंबर बढ़ता जाएगा, हमारी एनर्जी वैल्यू बढ़ती जाएगी। लेकिन बेटे यहाँ एक बात याद रखिएगा, एक एमसीक्यू एग्जाम में आता है कभी कभार कि हमारे पास विच वन ऑफ द फॉलोइंग, which one of the following subshell can only absorb the energy but can't emit it। ऐसा हमारा कौन सा सब शेल है, ऐसा हमारे पास कौन सा इलेक्ट्रॉन है जो किस सब शेल के अंदर मौजूद होगा, जिसको हर हाल में एनर्जी अब्जॉर्ब ही करनी होगी, ओमिट एनर्जी नहीं कर सकता। हमारा बेटे जवाब क्या आएगा, हमारे सारे इलेक्ट्रॉन जो 1s के अंदर मौजूद हैं हमेशा एनर्जी अब्जॉर्ब ही करेंगे, एमिट नहीं करते। वजह बेटे क्या है, जब वो एब्जॉर्ब करेंगे लाइक दर एट द बॉटम, वो तो बिल्कुल पहले हमारे फर्स्ट शेल पे हैं, अगर वो एनर्जी एमिट करेंगे वो कहाँ जा गिरेंगे, वो तो नीचे न्यूक्लियस में चले जाएंगे। तो दिस इज नॉट पॉसिबल। तो हमारे पास सारे इलेक्ट्रॉन जो फर्स्ट शेल में होते हैं, 1s में होते हैं, दे हैव टू एब्जॉर्ब एनर्जी
टू मूव अप टू अदर शेल, जो हमारे पास अबव वाले हैं, जो 2 3 4 शेल हैं, वहां पे जाने उन्हें एनर्जी अब्जॉर्ब भी करने पड़े, वो मीट नहीं कर सकते। अगर बेटे बात टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस पर ट्रांजिशन है, इनका ताल्लुक किससे है अच्छे बच्चों, याद रखिएगा। हमारी जो रेडबर्ग इक्वेशन है ये तो आपका हेल्प करेगी, लेकिन साथ आपने देखना ये है कि हमारी जो स्पेक्ट्रल लाइंस हैं ट्रांजिशन की, उसमें हमेशा आपके पास 6 बड़ी सीरीज हैं जिनका नाम आगे हम पढ़ेंगे। लाइमन, बाल्मर, पासन है, ब्रैकेट है, पी फंड सीरीज और हेम्फ्रे सीरीज हैं। तो उसमें हमारी जो सीरीज बनती है उनका ताल्लुक बेटे किससे होता है कि हमारा इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ पे आके फॉल कर रहा है, लाइक एक्साइटिंग कौन सी है और ग्राउंड स्टेट कौन सी है। लाइक अगर हमारे पास जो फर्स्ट हमारी जो लाइमन सीरीज है, उसकी हमारे ग्राउंड सीरीज कौन सी, वो हमारा N1 है, फर्स्ट शेल है। इलेक्ट्रॉन जहां से भी आएंगे वो N1 पे आएंगे, हमारा वो लाइमन सीरीज आएगी। ऐसे हमारे पास जो बार्मर सीरीज है उसके लिए N1 क्या होगा, सेकंड शेल होगा। ऐसे बड़े आगे चेंज होता जाएगा साथ साथ। रिड्यूस मैस एंड मॉडिफिकेशन रेड बाई क्यूबिशन, बेटे रिड्यूस मैस किसे कहते हैं, हम बेटे वर्ड यूज करते होते हैं कभी कभार, मैस डेफिसिट। बच्चे मैथ डेफिसिट जो है वो मैंने आपको जो नोट्स थे वहाँ पे काफ़ी डिटेल्स मैंने वहाँ मेंशन किया था कि बच्चे असल में जो हमारा रिड्यूस मैथ है, आपके पास जो एक हमारा पार्टिकल है वो एक सर्कल मूव कर रहा है, ठीक है। और एक अदर जो पार्टिकल वो भी हमारे पास वो भी वो अंदर मौजूद है, उसके इर्द गिर्द वो रिवॉल्व कर रहा है। तो जब हमारे पास जो है एक वो उसकी जो रिवॉल्विंग है, जब उसको सर्कल मूव करना है, तो वो हमारा जो असल में न्यूक्लियस है, उसकी जो एक अपनी जो एनर्जी ऑन इलेक्ट्रॉन जो पुट अप हो रही है हम उसको भी कंसिडर करेंगे। तो उसमें ये हम कहते हैं कि हमारे पास वो जो मेन सेंट्रल पार्टिकल है, उसकी जो है हमारे बेटे मैस, उसके मुकाबले हमारे जो रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन उसकी मैस बहुत थोड़ी है, ना होने के बराबर है, तो उसे हम इग्नोर करते हैं, इसे रिड्यूस मैस कहते हैं। या बच्चा हम ये भी कहते हैं कि हमारा जो मैथ डेफिसिट है उसका ताल्लुक किससे, कि हमारा जो मैथ डेफिसिट है असल में कि हमारे जो मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस प्रोटॉन है वो टोटल मैस ऑफ जो हमारे न्यूक्लियन उसके मुकाबले कुछ भी नहीं है। लाइक हम कहते हैं कि उसका फार्मूला अच्छा खासा लंबा चौड़ा, ठीक है। लाइक मैस ऑफ प्रोटॉन माइनस ई माइनस जेड, ऐसा लेंथी से फार्मूला है। बट अब उस फार्मूले में यही मेंशन है कि हमारे जो इलेक्ट्रॉन जो हमारे प्रोटॉन और जो न्यूट्रॉन का मैस है वो टोटल न्यूक्लियन के मैस के मुकाबले कुछ भी नहीं है। उसे हम कहते हैं मैस डेफिसिट कहा जाता है उसको। ये बड़े आगे हमारे पास आ गई जी स्पेक्ट्रम सीरीज आ गई। इसमें देखिए N1 हमारा फर्स्ट शेल है। इलेक्ट्रॉन जहां से बेटे आए वो कहाँ फॉल करें, अगर हमारे N1 में फॉल करें, 2 3 4 5 जहां से मर्जी आए, तो वो हमारी सीरी का नाम होगा लाइमन सीरी होगा। फिर बाल्मर है, उसके लिए N1 क्या 2 होगा, आगे हमारा N1 3 है। लाइक हमारा जो N1 क्या है, रेस्टिंग जो हमारा शेल है वो रेस्टिंग शेल N1 है। और जो हमारे पास N2 वो है जहां से इलेक्ट्रॉन हमारे फॉल्व कर रही हैं, ठीक है। तो लाइमन बाल्मर जो है, लाइमन यूवी है, बाल्मर विजिबल है और बाकी चार हमारे इंफ्रारेड हैं। अच्छा बेटे इसमें एक बात देखिएगा, छोटी सी बात अक्सर पूछी जाती है कि हमारे पास व्हाट इज लिमिटिंग लाइन फॉर द ब्रैकेट सीरीज, के जो ब्रैकेट सीरीज है उनकी लिमिटिंग लाइन क्या है। तो बेटे ऊपर नीचे हमारी लिमिटिंग लाइन में क्या है, इंफ्रारेड मौजूद है, तो उसकी लिमिटिंग लाइन क्या होगी, इंफ्रारेड ही होगी। बट अगर पूछा जाए व्हाट इज द लिमिटिंग लाइन फॉर द लाइमन सीरीज, तो हमारा जवाब क्या है, फिजिबल। लिमिटिंग लाइन जहां वो लिमिट कर रहा है, ठीक है। अगर पूछा जाए व्हाट इज द लिमिटिंग लाइन फॉर बार्मर सीरीज, हमारा जवाब क्या आएगा, इंफ्रारेड सीरीज आ जाएगा। तो ये एमसीक्यू एग्जाम में पूछा जाता है बाजू का। ये आगे बेटी वो कभी कॉन्सेप्ट जिसकी हम बात कर रहे थे कि इलेक्ट्रॉन हमारा N1 है, N2 2 3 4 जहाँ से भी आए, ठीक है। आगे हमारा जो है लाइन ऑफ मिनिमम वेवलेंथ, लाइन ऑफ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वो क्या है। देखो बेटे जब हमारा N2 इन्फिनिटी है तो ऑब्वियसली बात इन्फिनिटी सबसे आगे है, वहां से जब भी कोई चीज फॉल करेगी तो वो क्या होगा, हमारा हमेशा एनर्जी सबसे ज्यादा वाली होगी। ये बच्चे आगे ड्रॉबैक्स आ गए। बच्चे ड्रॉबैक्स ये बच्चे कि पहली बात है किसको फॉलो करते हैं, वन इलेक्ट्रॉन मॉडल को फॉलो करते हैं। लाइक ये जितना भी हमारी कैलकुलेशन है इन सब का ताल्लुक बेटे किससे है, सिंगल एक इलेक्ट्रॉन से है। लाइक इट इज स्पेसिफिक टू द हाइड्रोजन आर ऑल दो स्पीशीज जिसमें इलेक्ट्रॉन एक आ जाए। अब भाई एक इलेक्ट्रॉन बाकी किसमें होगा, जैसे हमारे पास लिथियम है। बच्चे लिथियम में क्या सीन बनेगा, लिथियम के जो है बेटे वो हम ये कह सकते हैं कि लिथियम जो है अगर वो इलेक्ट्रॉन दो लूज करे तो उसको वो क्या बन सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशी बन जाएगा। अगर हमारे पास हीलियम एक इलेक्ट्रॉन लूज करे वो भी सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशी बन जाएगा। अगर हमारा ब्रिलियम है जिसमें इलेक्ट्रॉन चार होते हैं, वो 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा बेटे वो भी क्या बन जाएगा, सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशी बन जाएगा। नेक्स्ट, अगली बेटे बात हमारे पास आ गई कि हमारे जो एक वजह ये आ गई, दूसरी बात में हम ये यूज करते होते हैं
ये 2D पिक्चर देता है आपको। ये स्टार को जीमान इफेक्ट को बच्चे इफेक्ट ये मतलब नहीं बताता। स्टार जीमान इफेक्ट असल में क्या है कि हमारे पास जो एक स्पेक्ट्रल लाइन आती है बोहर में, हम जब उसको फर्दर स्टडी किया किसमें, इलेक्ट्रिक फील्ड में और मैग्नेटिक फील्ड में, तो उसकी फर्दर छोटी छोटी लाइंस आ गई। वो छोटी लाइंस में किसकी थी, ऑर्बिटल्स की थी। लेकिन हमारा जो बोहर है उसके पास इस बात का जवाब मौजूद नहीं था। तो ये बेटे एक बात आपने इसको भी याद रखना है। देन हम इसमें ये यूज करते हैं बेटे कि इसका एक कॉन्सेप्ट ये आ गया। दूसरा हमारा कॉन्सेप्ट ये है कि ये फाइन स्पेक्ट्रम को बताता नहीं है, डी ब्रॉगली के मतलब कोई बात नहीं करता, हाइजेनबर्ग के मतलब कुछ बात नहीं करता। ठीक है। अब ये सोमरफील्ड है उसने थोड़ा सा इसको बढ़ाया है थोड़ा सा। सोमरफील्ड असल में एक हमारी बोहर को थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई है। लेकिन सोमरफील्ड जो है बेटे, सोमरफील्ड का जो कॉन्सेप्ट असल में ज्यादा किसको इफेक्ट कर रहा है, दैट इज कंसर्न विद द मैग्नेटिक फील्ड। इसने जो हमारा मैग्नेटिक जो एक ट्रांजिशंस हैं उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। ये बेटे डी ब्रॉगली हमारी इक्वेशन आ गई। डी ब्रॉगली डुअल नेचर का मतलब है कि हमारा कोई भी जो स्पीशी है, कोई भी हमारा जो पार्टिकल है, वो डुअल नेचर शो कर, वेव के तौर पे भी और पार्टिकल के तौर पे भी इफेक्ट करता है, दोनों काम करता है। इसमें जो बेटे हमारे जो बेसिक बात है वो असल में आपके यहाँ पे एक ये हमारी इक्वेशन है, लैम्डा इज इनवर्स टू 1/mv। ये बच्चे हमारी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि अगर हमारा जो एक पार्टिकल्स का मैस बढ़ता जाता है उसकी लैम्डा कम होती जाती है। लाइक अगर बेटा हमारा स्टोन है जिसका मैस 10 ग्राम है, उसकी लैम्डा इतनी जो है मैस क्योंकि बढ़ गया, उसकी लैम्डा इतनी छोटी होती है कि हम उस लैम्डा को मेजर नहीं कर पाते। तभी हमें जो एक स्टोन है उसकी वेव नज़र नहीं आती। तो जब बेटा हमारा मैथ बढ़ता जाता है लैम्डा उतनी छोटी छोटी होती जाती है। बाकी इसकी वजह क्वेश्चन देखने की इसमें ऐसे कोई बड़ी बात इसमें है नहीं। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, द मोस्ट इफेक्टिव एंड फर्स्ट इंसाइट अबाउट द इलेक्ट्रॉन पॉसिबिलिटी फाइंडिंग्स। स्टूडेंट सबसे पहली बात अबाउट हाइजेनबर्ग, कहते हैं हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है जो रिवॉल्व कर रहा है अराउंड न्यूक्लियस। जब ये वो राउंड न्यूक्लियर रिवॉल्व करेगा तो कहता अब उसकी कोई ना कोई मोमेंटम भी होगा, कोई ना कोई क्या होगी, उसकी एक पोजीशन भी होगी। तो कहते हैं ये हमारा लॉ कहते हैं कि आप एक वक्त में दोनों में से एक काम कर सकते हैं, इकट्ठे दोनों काम नहीं कर सकते। लाइक अगर आप उसकी पोजीशन जो है, अगर उस बेटे आप पोजीशन जो है बेटे वो फाइंड करेंगे तो आपको जो इसकी वेलोसिटी वो गुम हो जाएगी, वो अनसर्टन हो जाएगी। और अगर वेलोसिटी जो है सर्टन करेंगे तो हमारी जो पोजीशन अनसर्टन हो जाएगी। वजह बेटे क्या है, वजह बेटे ये है कि हमारे पास जो एक इलेक्ट्रॉन है क्योंकि बहुत छोटा पार्टिकल है, आप यू कांट सी इन बाय नेकेड आई और बाय एनी स्मॉल माइक्रोस्कोप, यू हैव टू ऑब्जर्व इट बाय इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो जब उसको ऑब्जर्व करेंगे तो बेटा आप किससे ऑब्जर्व करेंगे, एक्सरे से उसको ऑब्जर्व करते हैं। जब एक्सरे आप बम्बार्ड करेंगे इलेक्ट्रॉन की पोजीशन फाइंड करने के, तो उससे वो जो एक्सरे होंगी उनकी जो एनर्जी होगी बेटे वो क्या करेगी, वो उसकी पोजीशन को डिस्टर्ब कर देगी। जब पोजीशन डिस्टर्ब होगी तो ऑब्वियसली बात, अब पोजीशन बेबी अब वो एनर्जी लेवल पे चला गया, वो भी लो एनर्जी लेवल पे आ गया है, उसकी वेलोसिटी का इफेक्ट होगी। सो द मोर सर्टन अबाउट वन थिंग द मोर अनसर्टन अबाउट अदर थिंग्स। It is impossible to measure simultaneously both the position and momentum of particle with absolute accuracy। तो आगे डेल्टा पी डॉट डेल्टा एक्स है, इसके फॉर्मूला एच ओवर 4 पाई है। आगे बच्चे इसको फॉर्मूला देख लें इसको। और इसमें आपने जो मैंने बात कही है उसको याद रखिएगा। आगे वेव मॉडल ऑफ वेव कहेंगे, मॉडल ऑफ एटम आ गया भाई, शूडिंगर वेव इक्वेशन आ गई। जो बेटे हमारे क्लासिकल अप्रोच थी उसका ताल्लुक जो है वो तो आपको पता है बेसिक से था कि हमारे पास जो है इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, ये ऐसे आ रहा है वैसे आ रहा है। लेकिन बेटे वो जो बात है कि हमारे जो एक डुअल नेचर है, जो हमारा अनसर्टेन प्रिंसिपल है, उसके लिए हमें बच्चे कोई ना वेव मॉडल चाहिए था, जो असल में किसने दिया था, श्रोडिंगर ने दिया था। ठीक है, श्रोडिंगर ने बच्चे प्रॉपर इसको एक उसका जो क्वांटम मैकेनिक्स है उसके लिहाज से, जो हमारे पास क्लासिकल फिजिक्स थी, क्लासिकल केमिस्ट्री थी, उसको चेंज करके तो उसने उसके बाद उसके जो है कोऑर्डिनेट्स में, उसके बाद हमारे पास जो एम्पलीट्यूड था, इंटेंसिटी था, उसमें उन चीज़ों को लेके आया। तो ये हमारी पूरी इक्वेशन है, आपको सबने पढ़ी है इसको। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या शूटिंग वेव इक्वेशन है। आगे बेटे हमारे पास द मोस्ट प्राइमरी एरिया ऑफ आवर क्वेश्चन आया बेटे, वो क्या था मेरे बेटे, वो हमारे पास सिंपल सिंपल क्वांटम नंबर्स था। बेटे क्वांटम नंबर क्या था, क्वांटम नंबर का ताल्लुक मेरे बेटे हमारे पास एक सेट ऑफ
कोऑर्डिनेट्स हैं, सेट ऑफ इंटीग्रल्स हैं, सेट ऑफ असाइंड नंबर्स हैं, जो किसी भी इलेक्ट्रॉन की पोजीशन, उसकी एनर्जी, उसकी जो एक स्पिन है, एक इलेक्ट्रॉन के अबाउट शेल, सब शेल, जो ऑर्बिटल के मतलब सारी जो फाइंडिंग्स हैं, वो सारी बड़ी किस में आती है? क्वांटम नंबर्स में आती है। एंड क्वांटम नंबर्स आर एक्चुअली डिराइव फ्रॉम द श्रोडिंगर वेव इक्वेशन मॉडल। उसको हम जब सॉल्व किया है तो श्रोडिंगर वेव मॉडल जो है उससे हमें चार क्वांटम नंबर मिले हैं। हर क्वांटम नंबर की बेटी अपने अपनी इंपॉर्टेंस है, अपनी अपनी एक उसकी फाइंडिंग्स हैं। और ये बड़ी इंपॉर्टेंस में क्वेश्चन बड़े कंफर्म आते हैं आपके पीपीएससी में, के पीपीएससी में, एसपीएससी में, फेडरल गवर्नमेंट में बेटे में क्वेश्चन आते हैं। एंड जो बेटे आपका इसका टेस्ट होगा, जो मैं बच्चों को टेस्ट देता हूँ उसका, वो आमतौर पर बच्चे उसको यूजुअली सॉल्व नहीं कर पाते। वजह बेटे क्या है कि टेस्ट तो बिल्कुल बेसिक होता है, लेकिन उसमें चीज़ें जो हैं वो बड़ी टेक्निकल होती हैं। चीज़ें बड़ी मतलब उसमें चीज़ें, ऐसी चीज़ें उसमें मौजूद हैं जिनको आप जब तक आप किसी टीचर से नहीं पढ़ पाते, जब तक आप उनको प्रॉपर फाइंड नहीं कर पाते, तो आपको चीज़ समझ ही नहीं आती कोई भी। सो बेटे हमारे पास चार क्वांटम नंबर हैं। प्रिंसिपल है, अजीमुथल है, मैग्नेटिक क्वांटम और स्पिन क्वांटम नंबर है। सबके आगे उनके जो है उनको किसे कैसे शो करते हैं? प्रिंसिपल को एन से, स्मॉल एन से, अजीमुथल को एल से, स्मॉल एल से, मैग्नेटिक क्वांटम को एम से, और स्पिन को एस से। मेरे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का ताल्लुक किससे है? अच्छे बच्चों का ताल्लुक हमारे शेल से है। ये बोहर ने दिया था। इसमें आप एन से शो करते हैं, एन इज इक्वल टू 1 2 3 4। और वो जो इसमें हमारा वन है वो के शेल है, आगे हमारा जो टू वो एल शेल है, फिर एम और एन है। ये कि बेटे आपको दो बातें बताएगा बेसिक्स। एक आपको बताएगा नंबर ऑफ शेल बताएगा, अगर हमारा एन वन तो हमारा फर्स्ट शेल है, एन टू हमारा सेकंड शेल है। और नंबर टू ये क्या बताएगा? आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ शेल बताएगा। आपको ये दो बातें बताएगा। फॉर्मूला हमारा 2n² है। और तीसरी बड़े बड़ी इंपॉर्टेंट बात वो ये है कि ये आपको नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन अ शेल भी बताएगा। उसका फॉर्मूला n² है, बिकॉज n² क्या है बेटे? आप एन नंबर ऑफ एन पुट करेंगे। जैसे हम कभी मैं कहते मेरे पे एन दो है, सेकंड शेल है, तो अगर मैं पता करना हो कि सेकंड शेल में कितने ऑर्बिटल्स हैं, तो मैं क्या करूंगा बेटे? मैं सिंपली एन दो है, दो का स्केयर चार, तो हम कहेंगे सेकंड शेल में चार ऑर्बिटल हैं। और बेटे बात है भी क्लियर किस तरह? उसमें देखिएगा, सेकंड शेल में दो सब शेल हैं, एस और पी हैं। एस का एक ऑर्बिटल होता है और पी के तीन ऑर्बिटल होते हैं। कौन से? पी एक्स, पी वाई और पी जेड। बेटा आगे आगे एजीमुथल क्वांटम नंबर, इसका ताल्लुक मेरे बच्चों किससे है? इसके सोमरफील्ड ने इसको दिया था। इसका ताल्लुक हमारे पास एंगुलर क्वांटम नंबर से है। सब्सिडरी क्वांटम नंबर से है। इसका ताल्लुक बेटे हमारे पास सब शेल से है। और इसमें हम कहते हैं जी एजीम्यूथल क्वांटम नंबर की जो वैल्यू है वो क्या होती है? n-1। एल इज इक्वल टू n-1। इसका मतलब बेटे क्या हुआ? एजीम्यूथल क्वांटम नंबर की वैल्यू हमेशा n से क्या होगी? एक कम होगी। लाइक हमारे पास जो n और l कभी बराबर नहीं हो सकते। अ, उसके बाद ये है कि हम इसमें कहते हैं जी एनर्जी का हिसाब था बेटे। क्या है एनर्जी हिसाब का? तो नीचे लिखा है। उसके बाद में ये भी लिखा है कि हमारे पास जो जो शेल का साइज बढ़ता जाता है, तो हमारे पास जो एजीमुथल क्वांटम नंबर वैल्यू वो भी बढ़ती जाती है। और हम जब मैंने बेटे अभी आपको क्या बताया कि हमारे पास जो एन एल इज इक्वल टू n-1, हमारा फर्स्ट सेल की एल वैल्यू क्या होगी? जीरो होगी। अगर मैं पूछूं कि एन की अगर हमारा एन दो हो तो एल क्या होगा? हमारा जवाब आएगा 1। वजह एन दो का मतलब है कि आप कहेंगे, अभी ऊपर आपने क्या लिखा है? फार्मूला है एल इज इक्वल टू n-1। तो हमारा एन क्या है? दो है, उसको हम इसमें से एक निकालेंगे, हमारा जवाब एक आ जाएगा। तो अगर हमारा शेल नंबर चार होगा, एन चार होगा, तो हमारा एल क्या होगा? तीन होगा। और आगे बेटे उसके बाद आगे इसमें एस पी डी एफ जो हमारा जी है, जिनके आगे सब शेल के नेम है, इनके आगे शेप है, इनके आगे मतलब एस हमारा शेप है, शार्प है, प्रिंसिपल है, डिजनरेट है, फंडामेंटल है, जनरलाइज है, आगे भी इनका नाम है सच। ये आपको दो तीन बातें बताता है बेटे के। तो ये बताता है आपको एक हमारे शेल में सब शेल कितने हैं। नंबर टू बेटे क्या बताएगा आपको? नंबर टू ये बताएगा आपको कि एक हमारे जो एक सब शेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, उसका फॉर्मूला है 2 × 2l+1। और नंबर थ्री क्या बताएगा? एक हमारा जो सब शेल है उसमें ऑर्बिटल्स कितने हैं। तो इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला है 2 × 2l+1। ऑर्बिटल का फार्मूला क्या होगा? टू को खत्म करेंगे तो 2l+1 हमारा फार्मूला आ जाएगा। बेटा आगे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर आ गया। ये बच्चे क्या है? ये असल में जीमान इफेक्ट को जो है वो एक्सप्लेन करते हैं कि एक हमारा जो सब शेल है बेटे उसमें, एक हमारा जो सब शेल है उसमें जो है ऑर्बिटल्स कितने हैं। तो हम कहते हैं m इज इक्वल टू +-l। एक बात।
तो एक हमारा जो सब शेल है उसके जो ऑर्बिटल्स होते हैं बेटे, वो इसने बताने हैं किसी हमारे क्वांटम नंबर में। हम कहते हैं कि हम असल में क्या करते हैं कि हमारे वो जो स्पेक्ट्रल सीरीज आई थी, जो हमारे स्पेक्ट्रल लाइंस आई थी, हमने उनको क्या किया, उनको मैग्नेटिक फील्ड में पुट अप किया। तो आगे फर्दर छोटी लाइन में स्प्लिट हो गया। वो जो फर्दर छोटी लाइन, वो उसमें ऑर्बिटल्स थी, वो असल में हमारे ओरिएंटेशंस थी। तो जो नंबर ऑफ ओरिएंटेशंस एक सब शेल की हैं, दैट इज कॉल्ड एज ऑर्बिटल्स। ठीक है। और ये हमारे पास, मैंने जैसे बताया फार्मूला बेटे, हमारे पास क्या है, m इज इक्वल टू प्लस माइनस एल है बेटे। एल की वैल्यू पुट करते जाएंगे। एल हमारे पास क्या, वही एस पी डी एफ। एस की हमारी वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। एल जो हमारे एल वैल्यू फॉर पी वन होती है, एल वैल्यू फॉर डी टू होती है, और एल वैल्यू फॉर एफ थ्री होती है। तो आप वैल्यू पुट करते जाएंगे। आप प्लस माइनस साथ लिखेंगे तो हमारे पास जो उसकी कोऑर्डिनेट्स वैल्यू आए हैं वो हमारे सामने आती जाएंगी। जैसे बेटे लिखा है, हमारा एस है जीरो है, वन ओरिएंटेशन का एक ही ऑर्बिटल है। पी की हमारी तीन ओरिएंटेशन बनती हैं, क्योंकि एल हमारा वन है, तो प्लस माइनस एल का मतलब क्या है, प्लस माइनस वन का मतलब है माइनस वन, जीरो और प्लस वन है। थ्री ओरिएंटेशन आ गई, तब इसकी पांच आ गई, उसकी हमारी सात ओरिएंटेशन आ गई। बेटा स्पिन है, स्पिन तो बड़ी सिंपल सी बात है। इसमें दो लाइनें हैं जो करने वाली हैं। देखिए बेटे, बात यह है कि सबसे बेटे पहली बात, सबसे पहली बात बेटे वो क्या है, हमारे बेटे साथ में पहले बात ये, बच्चे किसने दिया कॉन्सेप्ट, आपने ओलेनविक और गोल्डस्मिथ ने दिया। और ये बेटा आपको दो चीजें बताता है आपको कि हमारे जो स्पिन है वो दो तरह की होती है। कौन सी, क्लॉक और एंटी क्लॉक वाइज। यू नो बेटे ओरिएंटेशन, हमारी जो स्पिन जो है, और जो हमारे पास स्पिन लाइक हमारा जो इलेक्ट्रॉन है उसकी जो अराउंड जो न्यूक्लियस है, वो वो उसकी बेटे रिवॉल्विंग है। और जो स्पिन अबाउट इट्स ओन एक्सिस है वो दो तरह की है, क्लॉक और एंटी क्लॉक वाइज। बेटा अगर रूल्स हमारे आगे, ये चार पांच रूल्स हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूल्स हैं हमारे बेटे। पहली जो रूल है वो क्या है, पाली एक्सक्लूजन है, ऑफबा प्रिंसिपल है, बहुत बुरी रूल है, और हुंस रूल है। बेटे अब जो पाली एक्सक्लूजन क्या कहते हैं, पाली एक्सक्लूजन कहते हैं नो टू इलेक्ट्रॉन कैन हैव अ सेम सेट ऑफ फोर क्वांटम नंबर्स। बेटे एक बात ये आ गई। उसके बाद कि हमारे पास अगर एक ही शेल में, एक ही सब शेल, एक ही ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, तो बेटा वो जो हमारे इलेक्ट्रॉन हैं, दोनों इलेक्ट्रॉन की जो स्पिन है वो कभी सेम नहीं हो सकती। लाइक उनके चारों जो क्वांटम नंबर्स हैं मेरे बेटे, वो कभी भी सेम नहीं हो सकते। वजह कि अगर जैसे मैं कहते हुए मेरे पास इलेक्ट्रॉन कहाँ पे मौजूद है, एस में मौजूद है, एस सब शेल में। ठीक है, फर्स्ट वाले में, एस फर्स्ट वन एस की बात कर रहा हूँ मैं, क्योंकि वही शेल है, वही सबसे बेटे, वही ऑर्बिटल हैं। तो मेरे बेटा हम कहते हैं, अगर हम पहले की बात करें, और बेटा हम पहले की बात करें, तो मैं बेटे कह देता हूँ आपको कि पहला का मतलब क्या है कि एक हमारा जो वन एस के इलेक्ट्रॉन दो है, उसका शेल नंबर क्या होगा, सबका वन होगा। लाइक प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या, एक आ गया। उसका एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या, एस एल इज इक्वल टू जीरो होगा, वो भी सेम हो गया। जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर वो भी सेम होगा। लेकिन बच्चों तीन हमारे क्वांटम नंबर क्या हो गए, सेम हो गए। तो बेटे चौथा वो क्या है, डिफरेंट, वो स्पिन दोनों की सेम नहीं हो सकती। तो हम कहेंगे जो हमारे इलेक्ट्रॉन एक ही, जो एक ऑर्बिटल के अंदर मौजूद हैं, एक ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन चारों होने के बावजूद भी उनके चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं है। बेटा अगेंबा रूल है, ये कहते हैं इलेक्ट्रॉन को जब आप फिल करती हैं तो कैसे फिल करती हैं बेटे, लो एनर्जी टूवर्ड्स हाई एनर्जी। और जब उनको लो एनर्जी से आप हाई एनर्जी फिल करेंगे, तो जिनकी एनर्जी लो पहले फिल होंगी, एनर्जी हाई वो बाद में फिल होंगी। अगर बेटे हुंस रूल है, इसका ताल्लुक किससे है कि जब अगर हमारे पास किसी भी आपके पास एटम के मौजूद हमारे जो हैं वो सब शेल मौजूद हैं, तो आप कोशिश करेंगे क्या कि इलेक्ट्रॉन कैसे फिलअप करने की, उनको आप ऐसा फिलअप करेंगे कि उनकी जो स्पिन है वो सेम स्पिन हो। और सेम स्पिन होने का मतलब क्या है कि हमारे पास जो है सेम स्पिन का मतलब क्या है कि आप उनकी जो स्पिन है वो सेम का, बिट सिंपल मतलब ये है कि अगर इलेक्ट्रॉन के पास ऑर्बिटल अवेलेबल है तो क्या करेंगे, उनका अलहदा अलहदा रखने की कोशिश करेंगे। ठीक है। तो बड़ी हमारा ये आज का टॉपिक था। थैंक यू सो मच जी। अल्लाह खुश रखे सब बच्चों को। अल्लाह हाफिज। इसको बड़े अच्छे से सुनिएगा। थैंक